तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं या फिर इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आज पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, आपने पहले पढ़ा होगा कभी 10th क्लास में कि अगर कोई चुंबक होता है यानी मैग्नेट, तो मैग्नेट के चारों ओर एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम एक चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, काल्पनिक खींचते थे। उसी को बोलते थे चुंबकीय बल रेखाएं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिस काल्पनिक रेखा की सहायता लेते थे उसी रेखा को बोलते थे चुंबकीय बल रेखाएं। इसी तरीके से अगर हम किसी आवेश के बारे में पूछें, यानी कि चार्ज के बारे में, तो चार्ज के भी चारों ओर एक होता है वैद्युत क्षेत्र, जिसे हमने आपको पढ़ाया था। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र को इस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं। मतलब हम खुद से क्या बनाएंगे? एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे और उस काल्पनिक रेखा को ही बोलते हैं क्या? वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ये केवल काल्पनिक रेखा होंगी, ये वास्तव में होगी नहीं। और इस जो ये काल्पनिक रेखा होगी ये वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को, लेकिन जो यह वैद्युत क्षेत्र होगा या क्या होगा? वास्तविक होगा, इसको दर्शाने का कार्य करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, लिख दें, उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर आपको नोट करना हो तो हम नोट लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए। देखो क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। उन्हें हम कहते हैं क्या? वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। या फिर आप इस डिफिनेशन को एक ऐसे तरीके से भी बोल सकते हो। देखो थोड़ी सी बड़ी है, समझना। अगर मान लीजिए कोई एक आवेश है, इसके चारों ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र होता है, हमने बताया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को रख दे लाकर, तो ए इस पर एक बल लगाएगा जिसे बोलेंगे वैद्युत बल, जिसे हमने आपको बताया था। क्या लगाएगा? वैद्युत बल। और अगर प्लस है तो इसको रिपल करेगा, मतलब वैद्युत बल की दिशा कहाँ होगी? उधर होगी। अब देखो, अगर ये परीक्षण आवेश इस फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर फ्री हो, यानी कि गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह वैद्युत बल की दिशा में क्या करेगा? गति करेगा, मूव। वैद्युत बल की दिशा में क्या करेगा? गति। और इसी जो चार्ज है वाला, कौन सा? धन परीक्षण, जिस वैद्युत क्षेत्र में जिस रास्ते पर, जिस पथ पर गति करता है, उसी पथ को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। आई रिपीट, सुनो। कोई चार्ज के चारों ओर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को रख दें तो वैद्युत बल, चार्ज उस पर क्या लगाएगा? वैद्युत बल। और अगर यहाँ परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होगा तो वैद्युत बल की दिशा में क्या करेगा? गति। क्या करेगा? गति। अब मान लीजिए ऐसे गति करता है तो उसी जिस रास्ते पर गति करते जा रहा है एक परीक्षण आवेश, उस रास्ते को, उस पथ को बोलते हैं क्या? उस पथ को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर इसको भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हम बोल दे रहे हैं। देखो, वैद्युत किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी धन परीक्षण आवेश को, सुनो, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को रखा जाए तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है
और यदि धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की सॉरी यदि धन परीक्षण आवेश यदि धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वैद्युत बल की दिशा में गति करने लगता है। ठीक। और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गमन पथ को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। थोड़ी सी बड़ी है इसलिए समझ, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, समझ लेना। जिस रास्ते पर एक टेस्ट चार्ज गति करेगा वैद्युत क्षेत्र में, उसी रास्ते को उसी पथ को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। आई होप समझ गए होंगे। अब देखो, अब पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे निकालेंगे, इनके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। सुनो लो, तो हेड लगाना वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखो भाई, पहली बात है समझ लो कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र में बल की दिशा निकालना, सॉरी क्षेत्र की दिशा, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए हमने एक पहला पॉइंट बता रहे हैं, एक ऐसे रेखा खींच दी जो है, ये क्या खींचा है, ये है एक वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब इस क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर मान लीजिए इस पॉइंट पर, या फिर ये पहला पॉइंट है एक, ये दूसरा पॉइंट है मान लो 2, तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर है, चौथा पॉइंट मान लो यहाँ पर। तो हमें किसी भी पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो हमें उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और जिस दिशा में स्पर्श रेखा खींची जाएगी वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ऐसे होगी, तो इस लाइन पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। इस वैद्युत जो क्षेत्र रेखा है इस पर, इस मतलब इस रेखा के इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा के जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए उस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जिस दिशा में स्पर्श रेखा होगी वही वैद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी उस पॉइंट पर। अगर लिखना हो तो लिख लें, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र, राइटिंग थोड़ा समझ लेना, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी कि अगर हमने मान लीजिए एक ऐसे बल रेखा खींची, तो अगर हम कह रहे हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, पहली बात तो ध्यान समझना कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और कैसे नहीं करेंगी, देखो समझो, अगर मान लीजिए दो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो अगर इस पॉइंट पर आपसे पूछे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो आपको क्या करना है, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो वैद्युत बल सॉरी उस पॉइंट पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। और इस पॉइंट पर अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी होगी तो इस पर देखो स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, इस पॉइंट इधर जाएगी, और इसी पॉइंट पर अगर इस रेखा के लिए खींचेंगे तो वैद्युत बल रेखा इधर जाएगी, सॉरी स्पर्श रेखा। अगर हम इस पॉइंट पर इस रेखा के लिए खींचेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे रहेगी, और इस पॉइंट पर अगर हम इस रेखा के लिए खींचेंगे तो स्पर्श रेखा रह जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है, मतलब एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो, जो कि असंभव है। तो यानी कि एक पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती, यानी कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, और यदि करेंगी तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि असंभव है। ठीक, एक दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट समझने के लिए हम आपसे बोले, देखो समझो, ध्यान समझना, अगर धन आवेश के कारण पूछे तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, एकल धन आवेश के कारण। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण धन आवेश, सॉरी वो वैद्युत
बल रेखाएं होती हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो निकल कर अनंत की ओर जाती हुई प्रदर्शनी दिखाई देती है। मतलब एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जाती हैं? अनंत की। एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर, धनावेश से निकलकर अनंत की ओर। और अगर ऋणावेश की बात करें तो एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर धन आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो अनंत से धनावेश, सॉरी, धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रदर्शित होगी, और ऋणावेश होगा तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं और अनंत से ऋणावेश की ओर आती हुई प्रदर्शित होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। अगला कौन सा? तीसरा। और अगर हम आपसे पूछे चौथा पॉइंट, यहाँ ध्यान समझना, चौथा पॉइंट दिख रहा है ना, देखो, धनावेश से वैद्युत बल निकलती है, ये तो पता है, कहाँ जाएगी? अनंत की ओर। और ऋणावेश पे क्या होंगी? अनंत से कहाँ आएंगी? ऋणावेश की ओर। अगर हम पूछे धनावेश यहाँ पर है और ऋणावेश यहाँ पर है, तो देखो धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश की ओर जाती है ना। अरे धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश की ओर आती हैं, तो यहाँ पर दोनों अगर होगा तो धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश की ओर जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे दर्शाएंगे। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश की ओर जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी भी परिच्छेद नहीं करेंगी। कौन सी? वैद्युत बल रेखाएं। और देखो यहाँ पर धनावेश से क्या निकल रही है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, निकल रही है। फिगर अच्छे से बनाना होगा। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर और ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे। ठीक है, तो देखो धनावेश से निकलकर लिखना होगा, लिख लेना, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रदर्शित होती है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट समझना। देखो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। लचकदार डोरी यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो कुछ इस तरीके से लचकदार डोरी के समान क्या बोलते हैं, और दिखाई देती है। लिखना होगा, लिख लेना, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, क्या चलती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। अगला पॉइंट छठवां, अगर वैद्युत क्षेत्र जहां पर समान रहता है, यानी कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र समान है तो वहां पर वैद्युत बल रेखाएं समान डिस्टेंस में होंगी। यानी अगर हम वैद्युत बल रेखाएं, देखो सुनना, अगर हम इस समान डिस्टेंस पर खींच रहे हैं, अगर ये दूरी समान पर खींची है वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं? वैद्युत बल रेखाएं, चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सब समान दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी, तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र वो क्या होगा? एक समान होगा। ठीक, और अगर यही वैद्युत बल रेखाएं असमान दूरी पर होंगी, कहीं पास है, कहीं ज्यादा दूर हो गई, कहीं एकदम पास आ गई, तो कहीं ज्यादा दूर हो गई, मतलब अगर ये वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर है तो क्षेत्र समान है, लेकिन अगर असमान दूरी पर है, मतलब दूरी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा? वैद्युत क्षेत्र वो क्या बनेगा? असमान। सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर समान बल रेखा समान डिस्टेंस पर है तो क्षेत्र क्या समान होगा। और वैसे देखो अगर क्षेत्र रेखाएं अलग अलग डिस्टेंस पर हो गई, दूरी पर हो गई, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? असमान। ठीक, अगला पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ले लो, अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होंगी, यानी कि अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होगी, देखो तुम पास, अगर वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? परबल। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र परबल होगा, वैद्युत क्षेत्र परबल होगा। ठीक, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास वहां पर वैद्युत क्षेत्र परबल, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होंगी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होता है, तो समझ गए होंगे शायद। देखा, फिर समझ लो भैया, जहां पर बल रेखाएं पास दूरी पर है वहां पर वैद्युत क्षेत्र परबल होगा, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं पास है,
और जहाँ पर दूर दूर है वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर दूर है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। देखो देखो अगर हम आपसे ऐसे फिगर बना देते हैं यहाँ पे छोटा सा, देखो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने दर्शाई है। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछें कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पहला है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, थोड़ा सा दूर हो गया, मान लो तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर है, चौथा पॉइंट मान लो यहाँ पर है। ठीक, अब अगर हमसे पूछे कि, अब देखो आपको पूछे कि किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, मतलब यहाँ पहले पॉइंट पर कि दूसरे पॉइंट पर कि तीसरे पॉइंट पर कि चौथे, इन चारों में से किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र, देखो कैसे चेक करोगे, तो आपको किसी हर एक पॉइंट पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेना है, और वो क्षेत्रफल आपको जितना आप यहाँ देखेंगे उतना ही क्षेत्रफल हर एक पॉइंट पर देखना। हमने मान लीजिए यहाँ पर इतना क्षेत्रफल लिया, इतना इतना, और वही यहाँ पर कितना लिया, यहाँ पर हमने उतना ही लगभग क्षेत्रफल यहाँ पर भी ले लिया। ठीक है, पॉइंट 2 पे, और तीसरे पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए हमने उतना ही क्षेत्रफल ऐसे लेके, देखो यहाँ पर ए, और हमने उतना ही क्षेत्रफल लगभग यहाँ पर भी ले लिया। ठीक है, ज्यादा हो गया शायद, ठीक है। तो देखो हम पूछे कि किस पॉइंट पर, अगर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो कितने क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस क्षेत्रफल में से 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और इस क्षेत्रफल में से 3 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और यहाँ पर देखोगे तो 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ पर केवल 1 वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। यानी कि जिस क्षेत्रफल में से अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो यानी कि E1 पर सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र होगा, और जब दूसरे वाले में 3 है इससे कम है, तो यहाँ पर उससे कम वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि इससे कम होगा 12। तीसरे पर उससे भी कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर उससे भी कम बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ पर उससे भी कम होगा, और चौथे पे सबसे कम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र सबसे कम होगा। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, तो आप किसी निश्चित क्षेत्रफल में देखेंगे और आप मतलब वहां पर जिस क्षेत्रफल से अधिक बल रेखाएं गुजर रही होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर वही पॉइंट है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तो ये वही पॉइंट है, बस आपको एक समझाने के लिए हमने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तो आई होप आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।